Hello students, a very good afternoon to all of you. फ्रेंच रेवोल्यूशन के पॉलिटिकल और सोशल कॉजेज़ हमने डिस्कस कर लिए थे, यानी राजनीतिक और सामाजिक कारण हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 1789 की जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांस की जो आर्थिक दशा थी वो बहुत शोचनीय थी। जो बुर्बो वंश के जो सम्राट थे, जैसे आपने देखा लुई 16, लुई 15, ये बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च थे, दे वर स्पेंडथ्रिफ्ट। और उनके काल में जो सरकारी कोष था वो लगभग खाली हो गया था। और देखिए, इस सरकारी कोष की भरपाई करने के लिए उन्होंने जनता पर अनुचित कर थोपने शुरू कर दिए। अब कहीं ना कहीं से तो वो कमी पूरी करनी थी, तो उन अनुचित करों की मार से जनता का जो जीवन था वो दूभर हो गया। और दूसरी बात ये थी कि उस दौरान की जो सरकार थी उसने आर्थिक दशा से उभरने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। देखिए, आर्थिक संकट आते हैं, सरकारों के सामने अनेक आर्थिक संकट आते हैं, लेकिन असल बात यह है कि सरकार जो है उन आर्थिक संकटों से उभरने के लिए क्या प्रयास कर रही है। तो उस समय जो शासक थे वो इतने उदासीन थे, उनको जनता पर कर लगाने के अलावा और कोई विकल्प नजर नहीं आया। और उन्होंने जनता पर निरंतर अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिससे चारों ओर गरीबी और भुखमरी फैल गई। तो क्या क्या कारण थे? सबसे पहला कारण जो है इसमें हम पढ़ेंगे वो है कृषि का पिछड़ापन, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय जो फ्रांस की कृषि थी वो बहुत पिछड़ी हुई थी। फ्रांस एक कृषि प्रधान देश था। आप जानते हैं कि फ्रांस की 80% जनता जो है कृषि कार्यों में लगी हुई थी। लेकिन जो खेती की जाती थी, जो कृषि की जाती थी, वो परंपरागत ढंग से की जाती थी, वेरी ट्रेडिशनल मीन्स। ज़्यादातर जो भूमि थी उस पर सामंतों का अधिकार था, और जो भूमिहीन किसान थे वो खेतों पर कृषि किया करते थे, लेकिन उनको कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। कृषि क्रांति भी तब तक जो है फ्रांस में नहीं आई थी, उसकी तो शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। तो पुराने औजार इस्तेमाल हुआ करते थे, अच्छे खाद का अभाव था, जो बीज थे वो भी क्वालिटी के नहीं थे, निम्न स्तर के बीज थे। तो इस वजह से कृषि क्षेत्र में उत्पादन बहुत कम होता था। इतना कम उत्पादन होता था कि फ्रांस की जनता का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता था। दूसरी ओर किसान जो थे उनको सरकार और सामंतों को विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस का जो तीसरा एस्टेट था उसको कर देने का जो है एक दायित्व मिला हुआ था। तो किसानों की हालत तो ऐसी थी कि 2 वक्त का पेट भरने का भी उनके पास अनाज नहीं बच पाता था। और सामंत और सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं करते थे। उनको ये था कि कर तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, लेकिन कृषि बढ़ाने मतलब कृषि उत्पादन को बढ़ाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। भूस्वामियों के शोषण से किसान, निर्धन किसान जो है कृषि कार्यों से दूरी बनाने लगे, यानी दूर होने लगे। उनको लगता था कि भाई इस कार्य से उनका पेट नहीं भरेगा और भूस्वामी उन पर अत्याचार करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर भूमि जो है भूस्वामियों के पास थी, किसानों के पास ज़्यादा भूमि नहीं थी। और दूसरी बात यह थी कि फ्रांस का एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र बंजर और बेकार पड़ा हुआ था।
उसको भी कृषि योग्य बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। भूमि पर केवल एक या दो फसलें ही उगाई जाती थी। फ्रांस के किसान तो बदल बदल कर फसल उगाने की पद्धति से भी परिचित नहीं थे। जो तकनीक थी ना, जो मैंने आपको कृषि क्रांति के बारे में पढ़ाई थी कि भी खेतों पर बदल बदल कर फसल उगाई जाती थी, लेकिन इस तकनीक से जो फ्रांस के किसान थे वो परिचित नहीं थे। यानी कठोर परिश्रम के बावजूद भी किसानों की जो स्थिति थी वो शोचनीय बनी रहती थी। यहाँ तक कि आलम यह था कि फ्रांस की जनता को आसानी से रोटी भी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। तो कृषि के पिछड़ेपन ने फ्रांसीसियों में क्रांति की भावना को जन्म दिया। अगला हम कारण ले सकते हैं व्यापार और वाणिज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो व्यापार और वाणिज्य भी पतन की ओर अग्रसर था। आंतरिक और बाहरी व्यापार जो होता था उस पर केवल कुलीनों का आधिपत्य था। यहाँ तक कि फ्रांस में एक जैसी नाप तोल की प्रणाली और मुद्रा प्रचलित नहीं थी। एक जैसी मुद्रा नहीं थी फ्रांस में। मैंने आपको बताया कि फ्रांस एक बहुत बड़ा देश है और उसको 40 डिवीज़नों में बांटा गया था, ठीक है ना। और 40 डिवीजन्स में अलग अलग तरह के जो माप तोल की प्रणाली थी वो प्रचलित थी। आज आप भारत को अगर देखें तो एक जैसे माप तोल के बाट हैं, एक जैसी प्रणाली प्रचलित है पूरे भारत में। आज तो सब जगह एक जैसी चीज़ें हैं, हर एक देश में एक जैसी चीज़ें हैं। लेकिन उस समय एक जैसी मुद्रा भी प्रचलित नहीं थी, एक जैसी माप तोल की प्रणाली भी प्रचलित नहीं थी। व्यापारिक क्रांति के कारण फ्रांस का व्यापार जो है धीमी गति से विकास की ओर अग्रसर हुआ। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी जो कि आंतरिक और भारी व्यापार से धनी होते जा रहे थे। लेकिन फ्रांस में यांत्रिक शक्ति वाले यानों का आविष्कार नहीं हुआ था। अभी जो यंत्र यानी मशीन अभी नहीं आई थी फ्रांस में। और आप देखिए कि सड़कों की हालत बहुत खस्ता थी। कई कई दिन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में लग जाते थे। इसी प्रकार की स्थिति जल मार्गों की थी, ज़्यादा बढ़िया हालत नहीं थी। हालांकि बहुत से पुल सड़क जो है बना दिए गए थे, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं थे। और दूसरी बात यह कि व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उन्हें जगह जगह चुंगी कर देने पड़ते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यापारियों के लिए जो व्यापार था वो बहुत कष्टदायक होता था। ज़्यादातर जो माल था वो बैलगाड़ियों पर ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था और सड़कों पर चोर और डाकुओं का भी भय रहता था। तो उस मौजूदा हालात से जो व्यापारी थे वो परेशान होने लगे और उनके अंदर भी क्रांति की भावनाएं प्रबल होने लगी। फिर अगर हम उद्योगों की स्थिति की बात कर रहे हैं तो आप जानते हो कि जो हस्तकरघे उद्योग थे उनके स्थान पर धीरे धीरे आधुनिक कारखाने जो है स्थापित होने लगे थे और इन कारखानों में हजारों श्रमिक कार्य किया करते थे। उन श्रमिकों की भी हालत बहुत खराब थी। दिन रात जो है ये मशीनों में काम करते थे और जो उन्हें नाम मात्र की मजदूरी मिला करती थी। किसी प्रकार का अवकाश, किसी प्रकार की शिक्षा, चिकित्सा या स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। कुटीर उद्योगों के पतन से बहुत से जो कारीगर थे वो बेकार हो गए थे। तो देखिए, आगे आने वाले समय में फ्रांस में एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न हुई जो नगरों में रहती थी और नई लहरों और विचारों की जानकारी जो है रखती थी, पर अभी तक इनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो पाया था। फिर भी इस वर्ग के लोग अपने हितों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और यही कारण था कि उन्होंने फ्रांस की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया।
फिर आप ये देखिए कि सबसे बड़ा जो आर्थिक कारण था वो था राजकोष की कमी, धन की कमी। एक तो राजमहल के इतने फिजूल खर्ची हुआ करती थी। आप जानते हैं कि पेरिस से दूर 20 किलोमीटर दूरी पर बरसे नामक स्थान पर एक राजमहल का निर्माण किया गया था। उसमें कितना खर्चा जो है वहन करना पड़ा था। उसमें हजारों की संख्या में नौकर चाकर थे और अन्य मुलाजिम थे, और प्रशासन पर बहुत खर्च होता था, तनख्वाहों पर बहुत खर्च होता था। खूब दिल खोलकर जो बुर्बो सम्राट थे वो इनाम दिया करते थे लोगों को, पेंशन दिया करते थे। सरकारी राजकोष धीरे धीरे रिक्त होने लगा था। और ऐसी स्थिति में फ्रांस के शासकों ने अन्य देशों की मदद के लिए जो सैनिक भेजे थे। जैसे आप जानते हो कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था जो 1776 में हुआ था, उसमें फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ जो है अपने सैनिक भेजे थे। तो देखिए बजट बिल्कुल गड़बड़ा गया था, दिवालियेपन की कगार पे था जो फ्रांस का राजकोष था। और बहुत से जो वित्त मंत्री थे जैसे तुर्गो, नेकर, फ्ल्यूरी, उन्होंने हालात सुधारने पर प्रयास किया। लुई 16 ने भी लगातार अपने जो है वित्त मंत्री वो बदलता रहा। आप जानते हो कि वो मैरी एंटोइनेट के प्रभाव में था। एक तो वो खुद बहुत बड़ी फिजूल खर्ची किया करती थी, जिसे मैडम डेफिसिट यानी श्रीमती घाटा, जो लुई 16 की शासक की जो पत्नी थी मैरी एंटोइनेट, उसको श्रीमती घाटा कहा जाता था। वो बेइंतहा पैसा लुटाया करती थी अपने कृपा पात्रों को धन देने के लिए, उनको खुश करने के लिए, और अपने ऊपर अपनी रंगो सज्जा के लिए, अपनी जिसे कहते हैं कि श्रृंगार के लिए बहुत ज़्यादा पैसा व्यय होता था। एक जो और प्रॉब्लम थी फ्रांस में वो थी गरीबी और बेकारी की समस्या। बहुत ज़्यादा गरीब थे और बहुत लोग बेकार हो गए थे। आप जानते हो कि कृषि छोड़कर आए हुए लोग जो कि स्किल्ड भी नहीं होते थे और वो जो है उन्हें बेकारी का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे फ्रांस में दंगे होने लग गए। हेजन नामक एक इतिहासकार है, उन्होंने एक बात बहुत सही कही है कि फ्रांस की क्रांति से पहले शीतला के अलावा, शीतला आप जानते हो स्मॉल पॉक्स, चेचक का जो रोग होता है, हेजन कहता है कि शीतला के अलावा उतना ही बड़ा विनाशक रोग फैल गया था और उसका नाम था भूख। सबसे बड़ा रोग उस समय भूख था। यानी लोगों के पास रोटी नहीं थी। और जब वो मैरी एंटोइनेट के पास रोटी मांगने के लिए गए तो मैरी एंटोइनेट उनसे कहती है कि इनको केक खिलाओ, कि रोटी नहीं है तो केक दे दो। तो फ्रांस में हालात ऐसे हो गए थे कि दंगे शुरू हो गए। रोटी के लिए दुकानों को लूटना शुरू कर दिया किसानों, बेरोजगारों ने, उन्होंने दुकानों को लूटना शुरू कर दिया, उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो देखिए फ्रांस में ऐसे हालात हो गए जिस पर काबू पाने के लिए मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जो मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था है उसको बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर 1788 में एक भीषण अकाल पड़ा था, रही सही कसर उस अकाल ने पूरी कर दी। तो कुल मिला के जो फ्रांस की माली हालत थी, आर्थिक हालात थे, वो बहुत ख़राब हो गए थे। और इन हालातों में निश्चित रूप से क्रांति जो है अवश्यंभावी होगी। तो ये आर्थिक कारण थे। थैंक यू।